मैंने आपसे कहा कि दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का टैक्स सिस्टम चलता है। पहला एक होता है प्रोग्रेसिव, जिसे प्रगतिशील कहा जाता है। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। बेसिक तौर पर इसका मतलब यह होता है, अगर किसी देश में इस तरह का टैक्स सिस्टम है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, यानी जो आपका टैक्स का बेस है, जिस चीज पर आपको टैक्स लगाना है वो चीज अगर आपकी बढ़ती है, तो उसके बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स का रेट होगा उसका क्या होना चाहिए। समझो भाई। तो अगर ये कहा जाता है कि किसी देश में अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है और उस पर जो टैक्स की रेट लगती है वो भी बढ़ा दी जाती है, ऐसे सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। ऐसे सिस्टम को प्रोग्रेसिव, यानी कम इनकम वाला है तो कम टैक्स, ज्यादा इनकम वाला है तो ज्यादा टैक्स लगेगा। अच्छा, दूसरा जो होता है हमारा उसे कहते हैं रिग्रेसिव। अभी बात को समझना, स्पेस छोड़ो, काम आएगा ये रिग्रेसिव। इसे कहते हैं प्रतिगामी। इसमें क्या होता है देखो, यहां पर रूल ये होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, यानी जिस पे टैक्स लगा रहे हो वो टैक्स का बेस, वो आय, वो आधार अगर बढ़ता है तो टैक्स की रेट जो है उसको घटाया जाता है। बहुत सारे देशों में ऐसा भी रूल चलता है, ज्यादा इनकम वालों पर कम टैक्स रेट लगाया जाता है। अच्छा, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, यानी आनुपातिक। इसमें यह रूल रहता है अनुपातिक में कि जितनी भी आपकी इनकम हो, चाहे कोई कम कमाता हो या ज्यादा कमाता हो, सबके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वो फिक्स्ड या कांस्टेंट होगा, यानी कि वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे, आपका जो टैक्स का रेट होगा वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जब ये सिस्टम चलता है तो उसको कहते हैं अनुपातिक। अब सवाल ये है कि सर जब अनुपातिक सिस्टम चलता है तो सभी वर्गों पर, चाहे अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग है, सभी वर्गों पर समान भार होता है। सभी वर्गों पर जो टैक्स भार है, टैक्स का बर्डन है, वो समान रहता है। क्यों? किसी से ज्यादा नहीं। हर किसी को अपनी इनकम का 10 या 15 या 20 या 25 जो भी है वो पे करना है। ऐसा नॉर्वे में होता है। मेरी बात समझना, ऐसा नॉर्वे में होता है कि वहां सभी पर इक्वल टैक्स लगता है। अच्छा, रिग्रेसिव में क्या होता है कि इनकम के बढ़ने पर टैक्स की रेट घटाई जाती है। इसमें ये नहीं कि गरीब मरेगा, बात समझना भी। सर ऐसा अमेरिका में और यूरोप के देशों में होता है। यहां पर ये होता है कि अमीर वर्ग जो होता है, जो अमीर वर्ग है, देश का जो रिच पर्सन है, अमीर वर्ग पर जो टैक्स का भार है वो घट जाता है। टैक्स भार जो है वो कम लगता है गरीब के मुकाबले। अच्छा, ये कम लगता है, इस वजह से क्या होता है देखो, कोई भी इंसान अपनी इनकम को छुपाता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कोई इंसान अपनी इनकम क्यों छुपाता है बताइए, तो आप कहोगे सर जब बहुत टैक्स लगता है तो इंसान कोशिश करता है टैक्स ना भरना पड़े, फिर वो गलत तरीके चुनता है, ज्यादा कमा के कम बताता है, कमाता या नहीं बताता है, कुछ इस तरीके का करता है। जब आपसे ये कहा जा रहा है हर बार जब आप इनकम कमाओगे पहले के मुकाबले कम टैक्स लगेगा, तो आप कहोगे सर कोई भी इंसान ब्लैक मनी क्यों करेगा। तो ब्लैक मनी नहीं होती है, ब्लैक मनी बहुत कम हो जाती है। इसका फायदा यह है ब्लैक मनी में कटौती हो जाती है, कमी हो जाती है। कोई भी इंसान फिर ब्लैक मनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। पहले का भरना है टैक्स तो ज्यादा वाला सोचेगा ब्लैक मनी करने के लिए, है ना। अच्छा, इस वाले में अमीर वर्ग पर अधिक भार होता है। अमीर वर्ग पर, रिच पर्सन पर टैक्स भार जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन ये वाला जो वर्ग है इसमें देखो अमीर वर्ग जो होता है वो क्या करता है, ब्लैक मनी करने के बारे में सोचता है। जैसे भारत में ब्लैक मनी इसी वजह से बहुत है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सर जब अमीर पर ज्यादा लगाते हैं और गरीब पर कम लगाते हैं तो उससे जो गैप है वो कम होता है। ये आय की असमानता को भी कम करता है, जो अच्छी बात है। इसकी अच्छी बात ये कि आय की जो असमानता है, इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो कम करता है। ये इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है। दैट्स गुड। तो इसीलिए हम इस वाले सिस्टम को अपनाते हैं। आप ये कहोगे सर ऐसा नहीं है कि हर सिस्टम खराब है, हर सिस्टम में पॉजिटिव है, हर सिस्टम में नेगेटिव है। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चले। बात समझ में आई हो तो यस कह दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इंडिया में क्या चलता है आपको समझ में आ गया होगा। सर इंडिया में आपने बोला था कि कुछ इनकम तक नहीं है, फिर उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और आज कराऊंगा ये सारा कुछ मैं आपको। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई, का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मनोज, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हर जगह हर चीज बेस्ट नहीं हो सकती, अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। यानी इक्वल टैक्स बर्डन ऑन ऑल, सभी पर इक्वल टैक्स बर्डन। अमित भाई कौन सा समझ नहीं आया बताओ, समझ नहीं आया मुझे बात ये बताओ कौन सा नहीं आया। तीनों समझ नहीं आया भाई तो फिर बड़ा मुश्किल है, आपने लेट आए उसका मतलब, क्लास में थोड़ी सी देर से आए हो आप। सर क्या नाम है आपका? अच्छा मेरा नाम पूछ रहे हैं भाई, मेरा नाम है राशिद, RASHID। भाई मैंने आपसे ये बोला देखो हर देश में टैक्स लगाने का अलग अलग तरीका होता है। अमित एक बार बताओ सुनो, जैसे मान लो ये कहूं कि 1 लाख की इनकम है किसी के, उस पर 10% लगता है। अगर कोई इंसान 2 लाख कमाने लग जाए तो उस पर कितना लगेगा? तो एक कंडीशन कहती है 10% लो उससे भी, एक कहती है 1 लाख से 10 ले लो लेकिन 2 लाख वाले से 12 लो, एक कहती है 1 लाख वाले से 10 ले लो, 2 लाख वाले से 8 लो। ये 3 बातें हो गई, बात समझ पा रहे हो? चलिए तो अब मेरी बात समझना पहले कि मैं पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है कि बर्डन सेम है, ये क्या हो गया सर, ये अनुपातिक वाला हो गया, ये अनुपातिक वाला हो गया। यहाँ पर रेट बढ़ जा रहा है, ये प्रगतिशील वाला हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, क्योंकि इसमें अमीर से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। ये रिग्रेसिव हो गया, ये प्रतिगामी हो गया। अनुज मेरे भाई चलिए तो रिपीट कर दिया। तो मेरे भैया मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी देश में ये रूल है कि इनकम के बढ़ने पर टैक्स का रेट ज्यादा लगाया जाता है, या रूल है कि इनकम के बढ़ने पर टैक्स का रेट घटा दिया जाता है। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ इंडिया के केस में क्या होता है। जब हम बात इंडिया की करते हैं देखो हम बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, और उसमें से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। सर इंडिया के केस में क्या होता है, इसको लिखना भी है और समझना भी है। इंडिया को जरा समझो पहले। इंडिया में तो रूल है अगर 3 लाख तक कमाया तो कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख के बीच में कमाया तो 5%, 6 से 9 लाख के बीच कमाया तो 10%, 9 से 12 लाख कमाया तो 15%, 12 से 15 लाख कमाया तो 20%, और अगर 15 लाख के ऊपर कमाया तो 30%। बस ये बताओ अमित, अब ये प्रोविजन कैसा फील हो रहा है आपको कि सर किसी से तो कुछ नहीं लिया जा रहा और किसी से 30% ले लेंगे, तो इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव कैटेगरी वाला हो गया। समझ पा रहे? क्यों? इससे अमीर से ज्यादा लेंगे, गरीब से कम, उनके बीच गैप जो होगा वो कम हो जाएगा। ये हम चाहते हैं कि अमीर गरीब के बीच फासला कम हो जाए। तो याद रखना, मेरी बात समझना, हर एक इंसान को अपनी साल भर की इनकम पर, साल भर की इनकम, मेरी बात समझो अभी, एक इंसान को अपनी 1 साल की जो इनकम है उस पर अपना टैक्स भरना होता है। चाहे वो सैलरी कमाए, किराया कमाए, ब्याज कमाए, बिजनेस से कमाए, गिफ्ट से मिले, कहीं से मिले, मेरी बात समझो भाई, वो सबसे मिले। लेकिन याद रखना कृषि की आय होगी, अगर अगर कृषि की आय होगी, खेती वाली आय, तो उस पर टैक्स नहीं। किसानों की आय पर आयकर नहीं है, बाकी सब पर है।
अच्छा, अब उसमें रूल ये कि उसने कितना कमाया उसके हिसाब से, और उसके बाद जो 50 लाख के ऊपर कमाएगा उससे और ज्यादा लिया जाएगा, जो 50 लाख के ऊपर कमाएगा उससे सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा लिया जाएगा, बाकी 4% हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी जाएगा। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये इनकम को देखते खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट नहीं, मैंने कमाया कितना वो देखते हैं, बचता तो किसी के पास कुछ नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब होता है काला धन, यानी जो छुपा लिया जाता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब कोई इंसान कमाए और टैक्स ना दे। अब सवाल मेरी बात समझो भरत, कि सर ये 3 लाख तक फ्री है, 6 लाख फ्री है, लेकिन 7 लाख, लेकिन याद रखना कि जब कोई इंसान 7 लाख तक कमाता है, जब कोई इंसान की इनकम 7 लाख तक होती है तो उसका टैक्स माफ हो जाता है। अब इसको समझो, सर आपने पहले 3 लाख क्यों बोला, फिर 7 लाख क्यों बोला? ध्यान से सुनो। अगर मैं ये कहूं, मेरी बात समझना, किसी की इनकम 7 लाख है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 7 लाख वाले की इनकम का टैक्स बनेगा आपका 35,000 रुपए। और अगर किसी की इनकम 7,10,000 रुपए है, मान लो 7,10,000 रुपए, तो उसकी इनकम का टैक्स बनेगा करीब 37 या 37,000। देखो ध्यान से समझना, एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं मैं, समझना। तो अब जिसकी इनकम 7 लाख है उसका टैक्स कितना बनेगा? 35,000 रुपए लगभग। लेकिन सरकार ने ये कहती है जिनकी इनकम 7 लाख तक है उसको माफ कर देंगे, टैक्स बनेगा पर देना नहीं, माफ हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसने कितने रुपए ज्यादा कमाए? तो इसने सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा कमाए, लेकिन अब क्योंकि इसने 7 लाख से ज्यादा कमाए, इसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। उसको आप कहोगे सर ये तो नुकसान में रहा, सर इसने कमाए 10,000 ज्यादा। देखा जाए तो इसके पास टैक्स देने के बाद पूरे 7 लाख बचे, और इसके पास टैक्स देने के बाद लगभग 6,70,000 के करीब बच रहे। क्यों? तो ये तो नुकसान में रहा ना ज्यादा कमा के, क्योंकि ऐसा रूल बनाया है देश में कानून में कि 10-7 लाख के ऊपर इनकम होगी तो फिर वो माफी जो है वो वाली खत्म हो जाएगी। यही तो सरकार है। सरकार अगर कहती कि 7 लाख तक सबका माफ, ये कहता 35 मेरा भी माफ करो, 2,000 ले लो, नहीं, यही तो नहीं करती है सरकार। बोलो समझ में आ रही है बात? तो हर चीज पे टैक्स लगता है। हाँ, इसमें कुछ चीजों की माफी रहती है, जैसे मैंने बताया था आपको, सर कोई एलआईसी करा ले, कोई हेल्थ का बीमा करा ले, कोई म्यूचुअल फंड खरीद ले, वो अपनी अलग जगह है। क्यों मैंने कहा ना, इनकम टैक्स इतना ही, क्या सोचिए कि जब कोई सीए बनता है ना, 5 साल लगते हैं सीए बनने में, 5 साल लगते हैं लगभग सीए बनने में, और वो टैक्स के काम कर रहा होता है, और हमें लगती है 2 क्लास यानी 2 घंटे। तो ऑब्वियस है सर हम उतना नहीं सीखना चाहते जितना उसमें आता है, हम बस ये सीख लेना चाहते हैं हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, चाहे फार्मर कितना भी रिच क्यों ना हो। भाई यही तो बात है। लेकिन जो बहुत बड़ा इंसान होता है कोई, तो इंसान यही करता है। देखो छोटे मोटा तो सरकार को भी पता है कोई नहीं भरता, लेकिन सरकार बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेती है, और जो लोग जैसे सैलरी अकाउंट में आती है, भाई जिसकी सैलरी अकाउंट में आती है तो वो इंसान अब 1 रुपया भी आएगा तो अकाउंट में आएगा, तो कैसे छुपाए? यही तो बात है ना, जो सैलरी अकाउंट में आती है उसको नहीं छुपा पाते, लेकिन बाकी लोग छुपाते हैं। हमारे देश में शुरू हुआ था, जेम्स विल्सन ने शुरू किया था, और ये सारी बातें कि हमें कहां पर छूट मिलती है, वो छूट मैं आपको पहले बता चुका। नोट कर लीजिए, बाद में लिखना चाहे बाद में लिखिए, हर बात इसके अंदर मैंने लिख दी है, जैसा आप चाहो। मैंने पिछली क्लास में बताया था क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आज भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन क्लास करने के बाद। बस ऐसे ही पूछेगा, भारत में एजुकेशन या हेल्थ सेस कितना परसेंट है? भारत में इनकम टैक्स का जन्मदाता यानी फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे मानते हैं? इंडिया में वो कौन सी इनकम जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, किसान की आय? ऐसे सवाल आता है। सर एसेट सेल करने पर जो अकाउंट में पैसा आता है, एसेट में देखो 2 चीजें थी, मैं बताऊंगा अभी आगे, तब समझाऊंगा एसेट का क्या अर्थ होता है। उसमें कई चीजें होती है, पहले से नोट करिए। मैंने कहा ना, देखो बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, सालों भर लग जाते हैं, नहीं हो पाता। कोई बात नहीं भाई, गुड़िया मानो जो भी है, आगे बताइए। 1 साल की इनकम, 1 ईयर की इनकम, वार्षिक, एनुअल, 1 साल की इनकम, जो भी टैक्स का हिसाब होगा वो 1 साल की इनकम देकर होगा। 1 साल की इनकम। चलिए भाई, तो चलिए इसी लोग सी आया करते बिल्कुल। अच्छा अब थोड़ा सा आपको भी देखो, हर चीज को सीखना है तो थोड़ा सा स्पीड आपको भी मेंटेन करनी है। सर अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसको भी टैक्स देना होता है क्या? देखो मेरी बात समझना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझना, और इसको फाइल भी मिल जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, सुनो पहले। जब कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति, मैं हूं, आप, जब भी हम इतना कमाए कि वो 7 लाख के ऊपर हो साल का, तो व्यक्ति को जो होता है वो इनकम टैक्स देना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी होती है, उस कंपनी को क्या देना होता है? पहले मेरी बात समझना पूरी। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी जो लाभ कमाएगी, देखो कंपनी में ये नहीं पैसा आया, कंपनी का क्या देखेंगे? लाभ, प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे। तो कंपनी को प्रॉफिट देना होता है, अपने प्रॉफिट का टैक्स देना होता है कुछ परसेंट, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। बताता हूं समझना भाई, कंपनी को जो देना होता है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है भाई, तो अब कॉर्पोरेट क्या होता है? इंडियन कंपनी के लिए अलग है, विदेशी के लिए अलग है, मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखो किसका है ये? प्रॉफिट का परसेंटेज है, और किसका? कंपनी का है। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जानबूझ के क्या बताती हैं कि उनका प्रॉफिट 0 है। मेरी बात समझना, कंपनियां जानबूझकर अपने खर्चे क्या बताती हैं? ज्यादा। जब कंपनी जानबूझकर अपने खर्चे ज्यादा बताएगी तो कंपनी का लाभ क्या हो जाएगा? कम। लाभ कम हो गया तो टैक्स भी क्या होगा? कम। कभी कभी तो 0 बता देती है, तो बिल्कुल नहीं देना पड़ता टैक्स, क्योंकि 0 का क्या बनेगा? अब ऐसे केस में सरकार ने एक रूल बनाया कि नहीं, अगर कोई कंपनी 0 प्रॉफिट भी कमाएगी तो भी हम उसका 15% तो लेंगे ही लेंगे। अगर कोई कंपनी
जीरो प्रॉफिट भी कमाती है, मान लो जीरो ही है इस बार, तो भी 15% लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाई यहाँ पर एक रूल बनाया है कि एक माना हुआ प्रॉफिट, यानी रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड के हिसाब से एक वैल्यू बोली जाएगी बुक प्रॉफिट। अब मैंने कहा ना, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चक्कर में गया तो बहुत समय जाएगा। आपने मान लेना है सर नॉर्मल प्रॉफिट का देना होता है, प्रॉफिट हुआ नहीं कंपनी को, तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा जो वैल्यू, उसको 15% भी देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं पूछूं वो कौन सा टैक्स है जो जीरो प्रॉफिट कंपनियों को, जीरो टैक्स कंपनियों को भी भरना पड़ता है, वो टैक्स जो जीरो टैक्स या जीरो प्रॉफिट वाली कंपनियों को भी भरना पड़ता है, वो मैट कहलाता है। जो प्रॉफिट भरते हैं वो तो फिर नॉर्मल अपने प्रॉफिट का ही देते हैं। तो ये बुक प्रॉफिट मतलब रिकॉर्ड उसका जो बना है, अब तक कितना कमाया, एवरेज साल का कितना बनता है, उसके हिसाब से। समझ पा रहे बात? यस कहो पहले, बात समझ पा रहे हो तो यस कहो, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। समझो बात। तो ये कंपनी के वार्षिक लाभ पर, एनुअल प्रॉफिट पर लगता है। इसे कंपनी आयकर यानी कंपनी इनकम टैक्स कहते हैं। विदेशी कंपनी को लाभ का 40% देना होता है। इंडिया की कंपनी है तो लाभ का 25 या 30 देना होता है, जिसका कारोबार, इफ टर्नओवर, अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उसको प्रॉफिट का 25% देना होता है, और जिसका साल का टर्नओवर यानी कारोबार 400 करोड़ के ऊपर है उसको 30% देना होता है। और याद रखना, कंपनी का प्रॉफिट अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज और 4% देना है, तो मतलब हम जो टैक्स भरते हैं उसमें 4% पैसा जो है वो टैक्स में चला, वो जाता है एजुकेशन शिक्षा में। ये तो डीप नहीं है मेरे भाई, ये तो इतना छोटा सा करा रहा हूं आपको, आपके एग्जाम के लिए करा रहा हूं। जो डीप मैंने क्या बताया आपको, ये तो ऊपर की कहानी हो गई कि कंपनी कमाती है उसका टैक्स भरती है, तो नॉर्मल सी बात हो गई। नहीं करती तो आपको ये नहीं सिखाऊंगा बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। तो बस इतना सीखो कि अगर कोई कंपनी जीरो प्रॉफिट भी कमाती है तो टैक्स भरना है, बस इतना सवाल आता है। क्वेश्चन कराऊंगा ना, वेट करिए थोड़ा सा, कराऊंगा सारे क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, थर्ड लाइन है फॉर इंडियन कंपनी। थर्ड लाइन है फॉर इंडियन कंपनी, याद रखना, और इट इज कॉल्ड कंपनी इनकम टैक्स फॉर इंडियन कंपनी। दैट इज 25% एंड 30%। फॉर फॉरेन कंपनीज इट इज 40%। सब कुछ मिलेगा, बीमा वगैरह करा लेगा तो वो अलग बात है, बिल्कुल हो जाएगा भाई काचर। वो कुछ होगा, वो एक एग्जांपल देकर समझाया मैंने, यानी कहने का मतलब था कि 7 लाख के ऊपर जब इनकम जाती है तो उसको वो माफी जो है वो छूट जो है खत्म हो जाती है, तो कैटेगरी में आ सकता है। इनकम टैक्स ना देना करप्शन, बिल्कुल वो करप्शन ही है, ब्लैक मनी से करप्शन। अच्छा अब मुझे बात बताओ कि सर अगर कोई व्यक्ति है, बात ध्यान से सुना, अगर कोई भी व्यक्ति है और वो टैक्स भर रहा है सर, अच्छा अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि कोई भी चीज हमने अगर विदेश से मंगाई, मेरी बात समझना भाई, अगर हम कोई चीज विदेश से मंगाए, विदेश से मंगा सकते हैं या नहीं, देखो मेरी बात समझो। अगर मान लो आपने कोई विदेश से सामान खरीदा या बेचा, विदेश से पहले समझना, सामान कोई वस्तु खरीदा या बेचा, तो बताओ इस पर टैक्स लगेगा या नहीं? खरीदा बेचा गया। अगर कोई सामान इंडिया में बना, भारत में निर्मित हुआ, अगर कोई सामान भारत में बनेगा तो उसका भी टैक्स होगा। बहुत ध्यान से समझो। अब देखो हर मामले पे टैक्स है हमारे देश में। जब हम विदेश से कोई सामान मंगाते हैं, जितना पढ़ा रहा हूं बस पढ़ लो इत्मीनान से, मत पूछो इधर की बातें भाई, इतना विश्वास करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर नहीं जाएगा, और अगर कुछ करना भी है तो प्रैक्टिस के दौरान जो मिले वो करो, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है टैक्स वाला जो थोड़ा इंटरेस्टेड भी है कि खुद को रियलाइज होगा कि कैसे होगा, लेकिन कई बार हम भावनाओं में बह जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट छोड़ जाएंगे, मत करो ऐसा। तो विदेशों से सामान खरीदना बेचना हो तो क्या लगेगा सर, उस वाले टैक्स को जब विदेश से कुछ मंगाते देते हैं उसे कस्टम कहते हैं। इंग्लिश में लिखूंगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा अगर कोई चीज भारत में बनाई जाए, तो मैं समझा रहा हूं आपको, बस फोकस करके समझिए। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया दैट्स मींस, तो आप क्या कहोगे कि भाई उसमें लगती है एक्साइज ड्यूटी, अगर कोई सामान इंडिया में बनेगा तो उस पर लगेगी एक्साइज ड्यूटी, एंड देन अगर कोई विदेश से आएगा तो क्या लगेगी सर, उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगेगी। अच्छा इसी प्रकार समझना बात को कि सर अगर कोई भी टैक्स आता है हमारे देश में और हम उसे क्या करते हैं, एक राज्य से, मान लो यूपी से कोई सामान है उसको हरियाणा में बेचते हैं, जब हम यूपी से हरियाणा में कोई सामान बेचेंगे, कोई सामान की बिक्री करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसका अलग टैक्स होता है। अच्छा एक और बात याद रखना सर, जब हरियाणा सामान जाएगा तो ग्राहक को बेचेंगे, तो ग्राहक को कोई वस्तु बेचेंगे तो उसका अलग टैक्स लगता है। आप कहोगे सर हर मामले पर टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो अलग टैक्स, कोई ग्राहक सामान खरीदे तो अलग टैक्स, कोई ग्राहक को सेवा बेची जाए, कोई ग्राहक को सेवा बेची जाए तो उसका अलग टैक्स लगेगा, ये भी याद रखना है। अच्छा अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम विदेशी मुद्रा का लेन देन करें, आपने कभी देखा होगा सर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग डॉलर खरीदते हैं, पता है, जैसे लोग शेयर बाजार होता है, बिजनेस होता है, मोदी जी भी टैक्स पे करेंगे, राष्ट्रपति नहीं करेगा, बस राष्ट्रपति को नहीं करना अपनी इनकम का टैक्स पे, मोदी जी हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई सचिव हो या मंत्री, सबको करना है, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर। ठीक, तो जो विदेशी मुद्रा अगर हम लेते हैं, जैसे डॉलर वगैरह में खरीदते बेचते, उस पर भी टैक्स लगता है। और ये भी याद रखना, अगर किसी इंसान को गिफ्ट मिलता है, अगर किसी को कोई गिफ्ट मिलता है तो सर क्या गिफ्ट में भी लगता है? बिल्कुल भाई, गिफ्ट में भी लगता है। भैया एक बात सोचो, ध्यान से सोचना, कि अगर गिफ्ट पे टैक्स ना हो तो लोग क्या करेंगे? जैसे किसी के पास 50 लाख रुपए का घर है, घर की वैल्यू 50 लाख रुपए, अब वो कहता है मैंने घर तुम्हें दे दिया गिफ्ट में, क्या लिखेगा, मैं तुम्हें अपना घर दे रहा हूं गिफ्ट में, 50 लाख का घर गिफ्ट में। दूसरा इंसान उस इंसान को क्या कहेगा कुछ दिनों के बाद, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहा हूं गिफ्ट में। बताओ क्या हुआ? सर गिफ्ट में 50 लाख रुपए का घर देके 50 लाख की पेमेंट ले ली, लेकिन उसको गिफ्ट बोला, इस वजह से दोनों टैक्स से बच गए। भाई सरकार को इतना तो पता है ना कि भाई जो आप कर सकते हो, सरकार ने पहले ही सोच रखा उस बात को दिमाग में।
तो गिफ्ट गिफ्ट में देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब इस बात को समझना, तो गिफ्ट गिफ्ट में हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा, तो उसमें एक रूल है कि 50,000 रुपए तक का गिफ्ट तो ले सकते हैं। चलो कोई कितने तक का, 50,000 तक का, क्या रूल है? 50,000 तक का। मंदिर मस्जिद में लगता है, हाँ वो माफी है, वो फ्री होता है, पर कौन दे रहा है किसी को? क्योंकि मंदिर मस्जिद में दे दिया तो फिर वहां से कुछ मिलेगा भी तो नहीं ना। गिफ्ट देने का मकसद नहीं है, गिफ्ट दे दो अच्छी बात है, बदले में पैसा ले लिया तो वो गिफ्ट कहाँ हुआ? तो उसमें रूल है 50,000। अगर कोई किसी को 50,000 का गिफ्ट देता है तो ठीक है, चलेगा। 50,000 के ऊपर अभी मैं आपको एक सुनाता हूँ। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हुई, सभी को पता है बात। अब जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाया, जो गिफ्ट इनको मिले थे शादी में, भाई इनके तो गिफ्ट भी आपको पता है लाखों में होंगे, हो सकता है कुछ करोड़ों में भी हो। अब इनके गिफ्ट लाखों और करोड़ों में है। अब इन्होंने पूरी गिफ्ट की लिस्ट बनाई, किस किसने कौन कौन सा गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट की इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट जमा करा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि शादी में जो गिफ्ट मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, शादी वाला माफ होता है। और अगर परिवार का सदस्य कोई देता है वो माफ होता है, बाकी कोई माफ देगा तो 50,000 का टैक्स इसलिए जमा कर दिया कि इन फ्यूचर अगर इनके घर पे इनकम टैक्स रेट पड़ती है, कभी ऐसी बात आती है और वो फिर देखेंगे क्या क्या घर में सामान कहां से क्या आया, तो पहले से मेंशन होगा ये चीजें शादी में मिली, तीसरे टैक्स माफ है। तो शादी वाला माफ होता है, उसके अलावा जो परिवार के सदस्य देते हैं वो माफ होता है बस। उसके अलावा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी देगा 50,000, उससे ऊपर कोई नहीं, याद रखना। बस ऐसे आपको पढ़ना है। और अगर मान लो आपने कहा था सर कोई किसी के पास प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी बेचना खरीदना तो कोई काम नहीं है ना, मतलब मेन काम जो है वो मान लीजिए किसी के पास प्रॉपर्टी है या किसी शेयर बाजार में है कोई, या फिर कोई गोल्ड खरीदता, ज्वेलरी। अब मैंने क्या कहा भाई, एक घर खरीद लिया 10 लाख का, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का घर खरीदा, 4 साल बाद बेच दिया। 10 लाख का घर खरीदा और 4 साल बाद उसको 16 लाख का बेच दिया, 4 साल बाद। तो सरकार कहेगी भाई आपने 6 लाख कमा लिया ना भाई, फिर तो सब कुछ शादी की लिस्ट में ऐसा नहीं होता भाई। आप कितना कर पाओगे? एक लिमिट कर पाओगे ना, क्योंकि भाई आपको दिखाना पड़ेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, किस किसने क्या क्या दिया है ये बताना पड़ेगा। और आप जब किसी का नाम लोगे किसने मुझे ये दिया है, तो एक आध बार कर लोगे। अब ये तो है कि बार बार शादी करते रहोगे और बार बार ऐसा करते रहोगे कि हर महीने हर साल ऐसा कर रहे हो, तो नहीं भाई, जीवन में एक बार कर लोगे इतना। और आपको पता है भाई ऐसा तब होगा क्योंकि सामने लिस्ट में नाम भी तो होगा किसने दिया, वेरिफिकेशन उससे भी होगी, तुमने ये गिफ्ट दिया 50 लाख का, 60 लाख का, 16 लाख या 10,000 का जो भी है, भाई नाम भी तो देना पड़ेगा, किसने दिया है, कहां से आया है, कौन है वो व्यक्ति। तो आपने कहा 6 लाख कमा लिया उसने 4 साल में, तो सरकार कहेगी लाओ 6 लाख का टैक्स दो। भाई आपने शेयर खरीदे या गोल्ड खरीदा या प्रॉपर्टी खरीद कर रख ली ना अपने पास, तो लाओ उस पैसे का टैक्स भरो। तब आप याद रखना। अब जो मैं कहूंगा शांति से लिख लेना, कुछ मत पूछना भी, क्योंकि देखो मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना दिया, पढ़ा दिया। अब जो मैं कहूंगा उसे लिखते हुए चलना, हर एक बार लिखते हुए चलिए भाई। चलिए मेरे दोस्त, सर किसी की शादी में 50 लाख का घर ले ले, घर गिफ्ट में नहीं आता भाई, फिर भी चलो, और 50 लाख दे दे, ठीक है। तो जब आप ये करोगे ना 50 लाख दोगे उसको, तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे कि भाई बता तेरे पास 50 लाख कहां से आया। भाई ऐसा आप कैसे कर सकते हो? अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो और उसके बदले में उसको पे कर रहे हो वापस से, भाई आप ये शो करोगे ना कि भाई उसको उसकी शादी में फिर 50 लाख रुपए का उसको गिफ्ट दोगे, समझ रहे हो? तो गिफ्ट दोगे ना, कैश नहीं दे सकते। 50 लाख का ही उसको सामान देना है, फिर कैश नहीं दे सकते। तो चलिए, पर कस्टम कैसे लगेगा? सर्विस पर देखो, जब कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या करा कि विदेश से कोई भी ऐसी चीज मंगाई है, तो उसमें जो डिलीवरी चार्ज होगा उस पर भी टैक्स बनता है। तो कोई भी सामान हो या सर्विस, सर्विस का भी लेन देन होता है भाई, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, टूरिज्म, बहुत सेवाएं होती हैं विदेशों के साथ चलती हैं जो, ठीक है, तो उन पर भी लगता है। तो ये वर्ड है कि वस्तु सेवा कुछ मतलब विदेश से होना चाहिए, इंडिया में ही हो तो एक्साइज ड्यूटी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में बिके तो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ग्राहक को बेचे तो सेल्स टैक्स है। बाद में सेल्स खत्म कर दिया था, नाम बदल के क्या कर दिया था, बैट कर दिया था, नाम बदल गया था सर, अब तो है ही नहीं, अब तो जीएसटी लगता है जी, अब तो सामान लो सर्विस लो, है ना भाई, अब तो जीएसटी लगता है। जीएसटी पढ़ाऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आगे देखिए भाई। चलिए भाई, चलिए भाई, आज थोड़ा कमी करा, पता है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आज पूरा हो नहीं पाएगा, और हो गया तो फिर अगला चैप्टर थोड़ा छोटा है। एक्चुअली अगला चैप्टर है फाइनेंस कमीशन, टैक्स का बंटवारा कैसे होता है। तो ये तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, टैक्स कैसे होते हैं सर, फिर बंटवारा भी तो होता है टैक्स का, कितना हिस्सा राज्य सरकार को जाएगा, कितना केंद्र की सरकार को जाएगा, इसका बंटवारा। ये जो बंटवारा है केंद्र का और राज्य की सरकार का टैक्स के अंदर, मेरे को याद रखना, उस बंटवारे को भी हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा
या फिर एक काम करिए कि अगली क्लास में बजट शुरू कर लेंगे, टैक्सेशन वाला पढ़ लेंगे और बजट पढ़ लेंगे। तो चलिए भाई, सीए को सारे लूप होल्स पता होते हैं। चलिए एक और बात याद रखना सर, कोई भी लेन देन तो वो भी पढ़ लेते हैं, आगे दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताना, देखो मैं आपको समझाता हूं। अब क्या हुआ कि हमारी ज्यादातर चीजों पर, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लगे हैं सर, तो हमने क्या करा, अपनी ज्यादातर चीजों पर क्या करा, जीएसटी लगाया। अपनी ज्यादातर चीजों पर क्या लगा लिया, ज्यादातर चीजों पर लगा दिया जीएसटी। 10 मिनट दीजिए समझने के लिए। जब हमने जीएसटी लगाया अपनी चीजों पर, अब हमने क्या होता है ना, हमें हर बार अलग अलग टैक्स नहीं देना। आप कोई सामान खरीदते हो तो भी जीएसटी, कोई सेवा खरीदते हो तो भी जीएसटी। फिर अगर आपसे मैं पूछूं देश में निर्माण हो रहा हो तो जीएसटी एक ही बार जाएगा। फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो तो भी जीएसटी लग चुका है। मतलब ये कह लो सर, हमारे लगभग 7-8 तरह के जो अलग अलग टैक्स थे, वो लगते ही 1%, 2%, 3% ऐसे लगते थे। सरकार ने कहा बार बार लगते हैं, इससे अच्छा एक काम करो, एक बार लगा दो जीएसटी। अब जो भी लेन देन होगा वो जीएसटी पे होगा। अब आजकल जीएसटी में ज्यादा सवाल आ रहा है, सबसे ज्यादा जीएसटी पे आ रहा है। क्या जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को। लिखना मत जीएसटी किस कौन सी कमेटी लाई, तो इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसके बारे में पूछ लेता है, उसका नाम क्या था, तो वो होते हैं विजय केलकर कमेटी थी। ये पूछ लेता है जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में आया था, ऐसे आएगा एग्जाम में, फ्रांस में आया था सबसे पहले दुनिया में। जीएसटी जो आया है भारत में, भारत में कहां का आया जीएसटी, भारत का जो जीएसटी का तरीका है वो कहां का है, कनाडा वाला तरीका हमने फॉलो किया है। जीएसटी कितना परसेंट लगता है? 5 भी लगता है, कुछ पे 12 भी लगता है, कुछ पे 18 भी लगता है, कुछ पे 28 भी लगता है। सोने चांदी पे कितना लगता है? तो कहेंगे 3 लगता है। डायमंड पर कितना लगता है? 0.25 लगता है। पेट्रोल डीजल शराब पर सेवा क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई, आपने जब ये बिल भरा, ये मतलब आपने एडमिशन लिया, ये जो मान लो एग्जांपल 1000 रुपए, ये 1000 रुपए आपने जो हमें दिए हैं, याद रखो सर, ये 1000 रुपए हैं, फिर हमने इस पे 18% मान लो एग्जांपल है, कोई सर्विस होती है तो उसमें हो जाते हैं 1100। अब जैसे कि आप कहीं किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, उसका प्रॉपर बिल आ रहा है, तो वो सेवा है, उसमें जीएसटी लगेगा। हम टीचिंग करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है इसमें भी आपने जीएसटी दिया हुआ है, ग्राहक देता है जीएसटी। तो और कोई भी टेलीकॉम होता है, कोई आप रिचार्ज कराते हो भाई, अपना मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, तो जो पैसे आप डालते हो रिचार्ज कराने में, उसमें जीएसटी के भी पैसे होते हैं। सेवा है ना ये। तो कोई बस बुकिंग करो कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, उसमें जीएसटी लग जाता है, ये सेवा है। तो हर मामले पर जीएसटी है भाई, तो आपको ये याद करना है। लेकिन पेट्रोल डीजल शराब और बिजली पर जीएसटी क्यों नहीं है? क्योंकि जीएसटी जो है सर राज्य सरकार राजी नहीं है भाई। सेवा क्या है मैंने बिल्कुल बताया काजल आपको, यस भी तो कह दो। अब पहले इसको लिख लीजिए, भारत में जीएसटी कब आया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, 1 जुलाई 2017। जीएसटी कौन सी कमेटी लाई? विजय केलकर। जीएसटी के लिए कौन सा बिल संविधान में पेश किया गया? संविधान में कुछ भी परिवर्तन करो बिल लाना पड़ता है, 122 नंबर का। जीएसटी के लिए पास होने वाले नंबरों में कौन सा रहा? 101 नंबर। आज तक संविधान में शायद, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं वैसे तो, 106 बार मुझे याद आता है, 106 बार परिवर्तन हुआ है। 101वीं बार जो परिवर्तन हुआ है संविधान में, वो जीएसटी की वजह से लाने पर हुआ। तो जीएसटी जो लगेगा तो कितना लगेगा? 5, 12, 18 ऑप्शन दे देगा, कितना लगता है बस बता दो, इतना काम करना है। जीएसटी किस पर नहीं लगता ये पूछ लेगा, पेट्रोल डीजल शराब और तंबाकू पर। जीएसटी सोने चांदी पर पूछे तो 3 अलग से बताना है, डायमंड पर 0.25 अलग से बताना है, और जीएसटी किस में याद रखना, अगर पूछे अभी कितना है 28 है मैक्सिमम, लेकिन कानून में लिखा है जीएसटी के अगर सरकार चाहे तो 40 भी लगा सकती है। 40 के ऊपर लगाना है तो फिर सरकार को कानून बनाना पड़ेगा नया। अभी जो वर्तमान कानून है वो 40% तक लगाने की इजाजत देता है। पीडीएफ कहां मिलती है भाई? पीडीएफ देखो आपकी जहां लाइव क्लास चल रही है, देखो लाइव क्लास ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं, लाइव क्लास, नोट्स, डाउनलोड। जब आप अपने बैच में क्लिक करते हो तो ये 3 ऑप्शन आते हैं, नोट्स पर जाओ, फिर इसमें क्लिक आएगा इको नोट्स, हिस्ट्री नोट, पॉलिटी नोट, ज्योग्राफी, सारे नोट्स आएंगे, उसमें आप जाओ। 106 बार बिल पास हुआ है, ये मतलब हुआ पेश तो 130 बार हो गया लगभग, एक अंदाजा 130 बार लगभग पेश हो चुका है। हर बार पास नहीं होता, पास 106 बार आज तक हुआ है। ये वाला 122 नंबर का बिल पेश हुआ था, इसका पास होने का नंबर 101 बना था, यानी इस बीच में कई बिल फेल भी हुए थे। बस ऐसे आपको याद करना है कि लोकसभा ने कब करा, राज्यसभा ने कब करा, जब जीएसटी आएगा तो कितना परसेंट लगेगा जीएसटी के लिए, ये सारी बात आपको याद करनी है, हर एक बात को नोट करना है। तो जीएसटी को लेकर जो भी डिसीजन है वो आपको याद रखना। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी? नहीं भाई ऐसा नहीं है रमन, तो ये सब बात आपको याद करके आनी है कि भाई जीएसटी में क्या क्या रहा है सर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं 2-3 चीजें और बताता हूँ, उसको सुनिएगा। तो अब क्योंकि क्या होता है ना, समय के साथ साथ चीजों में बदलाव जरूरी है, तो जैसे सवाल ये आएगा जीएसटी को लेकर आपने पढ़ा, तो जीएसटी में ये सवाल आएगा मैक्सिमम हुआ, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो याद रखो एक बात, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि सर जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने पास करा? जीएसटी सर्वप्रथम पास किया किस राज्य ने? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने पास किया। तो मेरे को याद रखना, जीएसटी जो आया था हमारा, उसको सबसे पहले पास किया था असम राज्य। सबसे पहले किसने पास किया था? असम ने। फिर आता जो जीएसटी आएगा उसका बंटवारा कैसे होगा, भाई जीएसटी का जो पैसा इकट्ठा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा कैसे होगा? तो याद रखो 50% लेगी केंद्र की सरकार, भाई जो भी टैक्स का पैसा होगा उसमें 50% लेगी केंद्र सरकार, और बाकी का 50% लेगी राज्य सरकार। 50% केंद्र की और 50% राज्य की सरकार, दोनों सरकारें आधी आधी बांट लेंगी। बिल देखो बिल क्या होता है मैं बताऊं, जो मैं कह रहा हूं समझो। देखो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद रखो सर, सबसे पहले जीएसटी कहां आया था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ये भी याद रखना। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था फ्रांस, पहला देश था फ्रांस। भारत का जीएसटी मॉडल कहां का है? भारतीय जीएसटी मॉडल कहां से लाया गया है? कनाडा से। भारतीय जीएसटी मॉडल कहां से है? कनाडा से। कि जैसे कनाडा में लगता है वैसे हमारे यहां लगने लगा। याद रखो कि जो जीएसटी आया है इससे हमें क्या फायदा हुआ सर, बार बार जो टैक्स लग रहे थे, जीएसटी जो बार बार टैक्स लग रहे थे, मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, बहु टैक्स लग रहे थे, विभिन्न प्रकार के टैक्सों को समाप्त करता है जीएसटी। विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है उनको समाप्त करता है, क्योंकि जीएसटी के आने पर बहुत सारे टैक्स समाप्त हो। जीएसटी रिमूव मल्टीपल टैक्सेस, जो मल्टीपल टैक्स थे, कास्केडिंग इफेक्ट चल रहा था, मल्टीपल टैक्स चल रहे थे, वो उनको रिमूव करता है। बार बार अब नहीं लगेंगे टैक्स, ठीक है। तो अब आपने कोई भी सामान खरीदना हो, बेचना हो, उस पर जीएसटी कानून चलता है। याद रखो जो जीएसटी होगा उस जीएसटी के अंदर आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा,
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हर किसी को नहीं कराना है जिसका साल का कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक है। जिसका कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक है, जिसका साल का कारोबार 40 लाख रुपए से अबव का है, उसको ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। हर किसी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो पहले जो टैक्सेस थे बहुत सारे बार बार लगते थे सर, अब नहीं लगते। तो 40 लाख रुपए तक अगर कोई बिजनेस करता है तो बिना जीएसटी के भी कर सकता है। तो जीएसटी में फैसला किया जाता है, जीएसटी का नंबर आपको लेना पड़ता है, और जो जीएसटी का नंबर हम लेंगे तो ये भी इसमें बात याद रखने की है कि सर जीएसटी में ये होता है, एक होता है सीजीएसटी, यानी आधा पैसा जाता है केंद्र को तो उसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, आधा पैसा जाता है राज्य की सरकार को तो उसे बोलते हैं एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और कभी कभी दोनों के पास जाता है पैसा, यानी उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। जब हम आधा आधा नहीं बांटते हैं और बाद में उसको बांटते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड कहते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि सर मैं दिल्ली में रहता हूं, अब मैं दिल्ली से कोई शॉपिंग करूंगा तो मेरा बिल देखो कैसा होगा। कभी देखा आपने रजिस्ट्रेशन कराने का बेनिफिट ये है कि नहीं, बेनिफिट नहीं है, लॉस ज्यादा है, टैक्स भरना पड़ेगा फिर, लेकिन क्या है कि आप 40 लाख के ऊपर कारोबार कर रहे हो, और वैसे भी जो जीएसटी का पैसा है वो तो ग्राहक देता है, ग्राहक दुकानदार को देता है, दुकान वाला सरकार को देता है, यही होता है। तो बेनिफिट कई चीजें खरीदने में होता है, कई चीजों को खरीदने वाला जिसका जीएसटी नंबर हो किसी के पास, आपके घर के आसपास कोई भी उसका जीएसटी नंबर हो अपना, और हम कुछ चीजों को शॉपिंग करें अगर तो उसका जीएसटी माफ हो जाता है। ये फायदे भी मिलते हैं कई बार, कुछ चीजों का, सबका नहीं, कुछ चीजों का। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर मैं बिल देखूं, कभी देखो ध्यान से, घर पर रहते हो कभी बिल लेके आओ कोई चीज का तो उसमें ऐसे बिल होगा, मान लो 18% लगा 1000 रुपए पे तो ऐसे लिखा होगा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। कभी देखना ध्यान से, अभी आपको जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा इस काम को। ठीक, तो जब आप इसे करोगे तो 90 + 90 रुपए हो जाएगा 1180 होगा वही। लेकिन जब आप कोई टिकट बुक करोगे, कल नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, जब आप कोई टिकट बुक करोगे, कोई ऐसा काम करोगे जैसे रेलवे का टिकट करोगे, फ्लाइट का टिकट करोगे, कोई भी ऐसी मूवी का टिकट करोगे, सेवा का, तो वहां ऐसे लिखा जाएगा 1000 18%, लेकिन आईजीएसटी। जब हमारे पास एक से ज्यादा राज्य होते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, अब मैं दिल्ली से रहकर शॉपिंग कर रहा हूं मैं मुंबई से, तब यहाँ कौन से राज्य को मिले, दिल्ली को या मुंबई को, सर बाद में हो, अभी पूरा एक साथ लगा दो, लगना उतना ही पैसा है, बांटकर नहीं, एक साथ लगा दो या बांटकर लगा दो, एक राज्य तो बांट देते हैं, ज्यादा राज्य तो बाद में बांटते हैं। बस ये आपको याद करना है, इस तरह से काम चलेगा आपका। ठीक है, तो जीएसटी का नंबर लेना होता है, बस छोटी छोटी बातें याद करनी और क्या है भाई। तो जीएसटी का फैसला करना हो तो उसके लिए जीएसटी परिषद बनती है, राष्ट्रपति उसके जो हमारे देश के अंदर वित्त मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी का नंबर आप लोगे तो 15 नंबर का होता है, जीएसटी का नंबर हमेशा 15 अंकों का होता है। कभी किसी का बिल देखो उस पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ देखो तो वहां 15 नंबर लिखे होंगे, देखना ध्यान से, 15 नंबर लिखे होंगे जीएसटी पे। जीएसटी में कोई कहे कि जी मोदी जी ने, फॉर एग्जांपल कि मोदी जी ने गेहूं पे जीएसटी लगा दिया, कहना गलत, देश के राष्ट्रपति ने ये कर दिया गलत, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये काम कर दिया जीएसटी में गलत। जीएसटी का फैसला एक टीम करती है, 33 लोगों की टीम, 33, जिसमें राज्य और सरकार केंद्र दोनों के लोग होते हैं। देश की वित्त मंत्री भी अकेले फैसला नहीं ले सकती, सर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी जीएसटी घटाना या बढ़ाना है तो उसमें उसको बहुमत से पास कराना पड़ेगा। तो अगर कोई ये सोचता है ना आज के बाद कि ये सरकार ऐसा कर रही है, ये सरकार ने टैक्स हटा दिया लगा दिया, नहीं कर सकती, सब मिलकर करेंगे, 33 लोगों की टीम है, बहुमत भी इतना तगड़ा है कि आपको कुछ भी करना होगा। 75%, 50% वाला नहीं इसमें कि 50% आपकी तरफ होगा तो बात मानी गई, नहीं, 75 इकट्ठे करो, 75 तो 75 इकट्ठे करना। चलो ये सब बातें याद करनी है, बहुत डिटेल में जाना नहीं है। मैंने कहा कोई भी सवाल करोगे तो जीएसटी का सारा लेन देन ये दिखती है, कौन कितना जीएसटी दे रहा है, किसको कितना जीएसटी मिल रहा है, कहां से कितना जमा हो रहा है, सारा ये देखते हैं। तो हर किसी का वोट अधिकार सब कुछ मैंने हर बात बताई, क्योंकि मैं 5 मिनट लगते ना फिर पूरी क्लास चली जाती। ऐसा नहीं कि आप भी जीवन भर पढ़ने के लिए बैठे हो, ऐसा नहीं है। तो 5 मिनट के लिए इसको पढ़ा, डाउट मुझसे पूछना, डाउट के तो हमेशा तैयार हूं आपको बताने के लिए, सीख कर आना, पढ़कर आना, रिवीजन करके आना। वैसे मैं आपको बता दूं कि सर अगर हम जीएस की प्रैक्टिस करना चाहे तो कहां करें। हमने कैरियर विल एसएससी 2024 एक यूट्यूब चैनल है और उस पर जीएस प्रैक्टिस करा रहे हैं काफी समय से। आपको अगर नहीं इन्फॉर्म तो आपको बता रहा हूं मैं, तो उसमें क्या मैंने आज भी क्लास ली, आपकी क्लास से पहले उसी में क्लास ले रहा था मैं, तो उसमें मैंने आपको 5 ईयर प्लान की आज प्रैक्टिस कराई है। उससे क्या होता है कि एक जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन क्लास में करते ही हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्ली एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो उसमें एक हफ्ते में, वीक में एक दिन पॉलिटी की क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन करंट अफेयर भी। ये 5 दिन 5 क्लास चलती है प्रैक्टिस करने की। क्लास की प्रैक्टिस, क्लास का कंटेंट अलग, उसको भी कर सकते हो, और खासतौर पर जो चैप्टर आपका हो चुका है उसकी प्रैक्टिस का दिन है तो बढ़िया, फिर करो उस चीज को, सीखने को भी मिलेगा काफी कुछ, और बस इतना ही पढ़ने से काफी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो